बच्चों गुड मॉर्निंग। मैं आचार्य सुकुमार डॉक्टर देवेंद्र पाल सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज बिलारी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। और आज हम कक्षा 8 विषय गणित की प्रश्नावली 3.1 के सवाल हल करेंगे। देखते हैं। देखो, यह अभ्यास 3.1 चतुर्भुजों को समझना। चतुर्भुजों को समझना, ठीक है। देखो, पहले हम चतुर्भुज की बात करते हैं। चतुर्भुज का मतलब ये है कि जिसकी 4 भुजाएं होती हैं भाई, जिसकी 4 भुजाएं होती हैं उसे हम चतुर्भुज कहते हैं। जैसे देखो, मान लीजिए ये किताब है हमारी, ये किताब, इसकी कितनी 4 भुजाएं हैं, 1 2 3 4। तो ये हमारा क्या हो गया, चतुर्भुज हो गया, ठीक है। अब चतुर्भुज भी कई प्रकार के होते हैं। जैसे एक होता है मतलब समांतर चतुर्भुज और एक होता है समचतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज का मतलब होता है जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। जैसे अभी हमने दिखाई थी, जिसकी ये भुजा कैसी है, समान है, और ये समान है, तो इसलिए ये क्या हो गया, समांतर चतुर्भुज हो गया। एक क्या होता है, वर्ग। वर्ग का मतलब ये होता है जिसकी चारों भुजाएं कैसी होती हैं, समान होती हैं। हमारा ये बोर्ड जो है ये भी क्या है, आयत, ठीक है, चतुर्भुज की तरह है, इसकी भी 4 भुजाएं हैं। देखो यहाँ पे प्रश्न नंबर 1 जो दे रखा है हमारा, ये कह रहा है प्रश्न नंबर 1, यहाँ कुछ आकृतियाँ दी गई हैं, प्रत्येक का वर्गीकरण निम्नलिखित आधार पर कीजिए, ठीक है। निम्नलिखित आधार पर कीजिए, ये लिखना है हमें, निम्नलिखित आधार पर कीजिए, ठीक है। यानी इसके आधार पे ये हमें बताना है कि कौन सा क्या है, ये हमें इस आकृति में देखकर बताना है। देखो भाई, पहला सवाल है हमारा, कह रहा है यहाँ कुछ आकृतियाँ दी गई हैं, ये जो आकृति हैं इनकी बात कर रहे हैं, प्रत्येक आकृति का वर्गीकरण निम्नलिखित आधार पर, यानी इनके आधार पर हमें करना है। देखो, सबसे पहली बात क्या है, ये सबसे पहली बात ए नंबर पे है, कह रहा है साधारण वक्र। साधारण वक्र, वक्र का मतलब ये होता है कि एक बार में बिना पेंसिल उठाए जो आकृति बन जाए उसे हम क्या कहेंगे, वक्र कहेंगे। जैसे देखो, साधारण वक्र की बात चल रही है। पहला सवाल ये है, हमने यहाँ पेंसिल लगाई और ये बना दिया, ठीक है। बिना लाइन काटे जो वक्र बन जाए उसे हम साधारण वक्र कहते हैं, ठीक है। देखो, इसका मतलब साधारण वक्र में हमारा क्या, नंबर 1 साधारण वक्र है हमारा ये। नंबर 2, इसे भी यदि हम देखें तो ये भी हमारा एक साधारण वक्र की आकृति का बना हुआ है, देखो, ठीक है। इस पे भी बिना पेंसिल हटाए हमने ये पूरी आकृति को बना दिया, इसलिए ये भी हमारा क्या है, साधारण वक्र है। अब अगली आकृति देखते हैं भाई। इसमें जो बनाया है हमने पहला, ये तो है, लेकिन जो इसके बाद दूसरा वृत्त जो बना, ये बिना पेंसिल हटाए नहीं बना भाई, क्योंकि ये वृत्त के अंदर क्या है, वृत्त है, यानी सर्किल के अंदर सर्किल है, इसलिए ये आकृति हमारी क्या है, साधारण वक्र नहीं है। ये आकृति हमारी क्या है, साधारण वक्र नहीं है। अब देखते हैं ये, इसमें क्या है, 2 त्रिभुज हैं। कितने, देखो, एक ये वाला, ठीक है, इसमें कितने, 2 त्रिभुज हैं, ठीक। और दोनों त्रिभुज एक दूसरे की भुजाओं को क्या कर रहे हैं, काट रहे हैं, इसलिए ये बिना पेंसिल उठाए नहीं बन पाएंगे। इसलिए ये आकृति भी हमारी साधारण वक्र में नहीं आती है। देखो, अब ये आई, इसमें क्या करा हमने, जब यहाँ से बनाना स्टार्ट किया और ये हमारी आकृति पूरी हो जाती है एक बार में ही। जो आकृति एक बार में ही बन जाए बिना कोई रेखा काटे तो उसे हम क्या कहेंगे, साधारण वक्र कहते हैं भाई। तो इसका मतलब ये 5वां भी हमारा क्या है, साधारण वक्र। दूसरा ये है हमारा, यहाँ से भी हम अगर यदि इसे बनाएं तो ये हमारा साधारण वक्र की आकृति का हो जाएगा भाई। देखो, ये बन गया, तो इसलिए ये हमारा कितना है, साधारण वक्र है ये भी। अब आगे आते हैं, ये वाला जो है 7वां, इसे यदि हम बनाएं तो ये भी बन जाएगा आसानी से, इसमें भी कोई परेशानी वाली बात नहीं है। तो इसलिए ये वाला भी हमारा कौन सा होगा,
साधारण वक्र ही होगा। तो अब यदि इस चित्र के अनुसार हम देखें तो ये सब क्या हैं, साधारण वक्र हैं। ठीक है, देखो अब क्या करना है, 1 2 5 6 7 यानी 1 2 5 6 7 ये वाले जो आकृतियां हैं ये हमारी किसके, साधारण वक्र के अंतर्गत आती हैं। अगला देखते हैं, एक साधारण बंद वक्र, साधारण हो और क्लोज यानी बंद हो बिल्कुल। तो देखो ये आकृति हमने पहली देखी, ये हमारी साधारण वक्र के अंतर्गत आती है और सब तरफ से क्या है, ये बंद है। क्या है, बंद यानी क्लोज है। तो जब बंद आकृति है ये, तो हमारी क्या हो गई, ये साधारण बंद वक्र हो गया। ठीक है, यानी नंबर 1 हो गया। दूसरा, ये भी देखो साधारण है लेकिन क्या है, बंद है। ये भी आकृति हमारी बंद है। ठीक है, इसे भी हम इसके अंतर्गत आ जाएगा। अब ये आकृति हमारे साधारण वक्र नहीं है, ये भी नहीं है, ये है। देखो इसमें हमने क्या, साधारण वक्र और सब तरफ से क्या है, ये क्लोज है, बंद है, इसलिए ये भी हमारी आकृति इसी के अंतर्गत आती है। ठीक है, अब इसमें देखते हैं वही, ये वाली आकृति हमारी बंद है सब तरफ से, तो ये वाली आकृति भी हमारी क्या होती है, साधारण बंद वक्र बन जाती है। ठीक है, इसी प्रकार जब हम ये वाली देखते हैं, ये चित्र जब हमने देखा इस आकृति को, तो ये भी हमारी आकृति बंद ही है एक तरीके से, क्योंकि यहाँ पे ये क्लोज है, बंद है, खुली हुई आकृति नहीं है, तो इसलिए ये भी हमारी बंद आकृति में ही आती है। तो इसका मतलब हमारे साधारण वक्र जो आ गए वो 1 2 5 6 7 यानी ये आकृति, ये और ये आकृति आ गई हमारी। ठीक है, अब बात आती है बहुभुज की। बहुभुज का मतलब होता है जिनकी भुजाएं मतलब 2 से अधिक या एक से अधिक भुजाएं, ऐसे मान लीजिए एक भुजा ये हो गई, ये बहुभुज नहीं हो पाएगा। यदि हम ऐसा बना लें तो इनकी 1 2 3 भुजाएं हो गई। कितनी, 3 भुजाएं हो गई, तो इसे हम क्या कहेंगे, बहुभुज कहेंगे। क्या कहेंगे, बहुभुज कहेंगे। देखो इसी तरीके से हमने देखा क्या कि ये आकृति जो है इसमें कितनी भुजाएं हैं, देखो बहुभुज का मतलब हो गया 1 से अधिक भुजाएं। ठीक है, यानी 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 आकृति मतलब 5 भुजाएं हैं, तो इसका मतलब पहला जो हो गया हमारा बहुभुज हो गया। दूसरे में देखते हैं वही, देखो 1 2 3 4 भुजाएं हैं इसमें। कितनी भुजाएं हैं, 4, तो इसका मतलब ये भी हमारा बहुभुज ही होता है। अब इसमें कोई भुजाएं नहीं। ठीक है, लेकिन ये क्या है, भुजाएं तो हैं लेकिन एक भुजा दूसरी भुजा को काट रही है। क्या कर रही है, काट रही है, इसलिए ये बहुभुज नहीं है। इसमें कोई भुजा नहीं है, तो इसलिए ये भी बहुभुज नहीं, ये भी नहीं है और ये भी बहुभुज नहीं है। इस तरीके से हमारा बहुभुज जो हुए वो पहली और दूसरी आकृति ही होंगी। अब है उत्तल बहुभुज। क्या होता है, उत्तल बहुभुज का मतलब क्या है, ये समझे भैया आप। उत्तल बहुभुज का मतलब ये है कि यदि कोई आकृति ऐसी है कि जिसमें सभी कोण 90 मतलब 180 से कम हो, 180 से कम हो, वो उत्तल बहुभुज कहलाते हैं भाई। देखो कैसे, पहला है, अब इसमें ये वाले कोण, ये कोण तो 90 से समथिंग बराबर और कम है, लेकिन ये वाला कोण जो है वो 90 से अधिक है, इसलिए ये आकृति हमारी क्या है, उत्तल बहुभुज नहीं है। लेकिन इसमें क्या है, देखो ये कोण और ये कोण जो है हमारे सभी कोण 90 से कम है। ठीक है, या 90 के बराबर हैं, तो ये आकृति हमारी क्या हो जाएगी, उत्तल बहुभुज हो जाएगी। इसलिए ये आकृति हमारी उत्तल बहुभुज हो जाती है। इसी प्रकार देखो अवतल बहुभुज की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, अवतल बहुभुज। अवतल बहुभुज में क्या है, इसमें कह रहा है अवतल बहुभुज में एक आकृति जो है वो हमारी कितनी, 180 से अधिक होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए, 180 से अधिक। इसका मतलब देखो इसमें जो है हमारे कोण
वो 180 से क्या है, अधिक है। तो ये जो है हमारी आकृति क्या हो जाएगी, अवतल आकृति हो जाएगी। इस प्रकार आपने ये बहुत अच्छे से समझ लिया होगा। देखो अवतल आकृति एक और कौन सी हो सकती है, ये जो है ये भी अवतल आकृति है, क्योंकि इसमें भी 180 से अधिक कोण बनने वाला है। तो ये हमारी 1 और 4 जो है वो कैसी आकृति हैं, अवतल आकृति हैं। ठीक है, तो एक बार और देखें वही साधारण वक्र जो है हमारे 1 2 5 6 7 हैं। देखो 1 2 5 6 7, इनमें क्या है कि ये जो है मतलब इनमें कोई रेखा एक दूसरे को नहीं काट रही है और एक साधारण रूप से ये बन सकते हैं। ठीक है, देखो ये भी है। इसी प्रकार साधारण बंद वक्र का मतलब होता है साधारण तो हो लेकिन क्या हो, बंद हो, सब तरफ से क्या हो, बंद हो। तो इसका मतलब ये आकृति भी हमारी बंद है और ये आकृति भी हमारी बंद है और ये सब आकृति हमारी जो है ये सब क्या है, बंद है। इसलिए क्या हो गया, ये साधारण वक्र जो है बंद हो गया। ठीक है, बहुभुज, बहुभुज का मतलब होता है जिसमें मतलब एक से अधिक यानी 2 3 4 5 भुजाएं जो होती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, बहुभुज कहते हैं। देखो इसमें पहले में देखो 1 2 3 4 5 भुजाएं हैं, ये बहुभुज में आता है। इसमें 1 2 3 4 भुजाएं हैं, ये बहुभुज में आता है। ऐसी उत्तल बहुभुज, उत्तल बहुभुज का मतलब होता है जिसमें 180 से नीचे के कोण होते हैं सभी, उसे उत्तल बहुभुज कहते हैं। ये उत्तल आ गया। अवतल बहुभुज का मतलब होता है जिसमें 180 से अधिक कोई भी एक कोण होना चाहिए, तो उसे हम क्या कहेंगे, अवतल बहुभुज कहेंगे। ठीक है, इस प्रकार आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। देखते हैं अगला सवाल, ये है प्रश्न संख्या 2। ये कह रहा है एक चतुर्भुज बनाइए जो उत्तल ना हो। ठीक है, देखो पहले समझें, कह रहा है एक चतुर्भुज बनाइए जो उत्तल ना हो। उत्तल का मतलब अभी हमने बताया था कि एक आकृति जिसमें एक कोण मतलब 180 से अधिक हो, 180 से अधिक हो, उसे अवतल कहते हैं। और उत्तल की बात इसमें कर रहा है, कह रहा है एक चतुर्भुज बनाइए जो उत्तल ना हो। यहाँ पे आप थोड़ा फोकस करें, समझें सवाल को। ये कह रहा है उत्तल ना हो, क्या, उत्तल ना हो। तो देखते ही अगर आपने सवाल आपको आता है कि उत्तल तो ऐसा होता है जिसमें प्रत्येक कोण जो है वो 180 से नीचे हो। यदि कोण 180 से नीचे है तो उत्तल होएगा, और अगर एक भी कोण 180 से ऊपर है तो वो क्या होगा, अवतल होगा। तो जब सवाल में ये कह रहा है कि भाई उत्तल ना हो, क्या ना हो, उत्तल ना हो, तो कैसा होगा, अवतल ही होगा। कैसा होगा, अवतल होगा भाई। तो देखते हैं कैसे। जब ये अवतल होगा हमारा तो ये आ जाएगा हमारा, देखो एक कोण इसमें 180 से अधिक होना चाहिए। देखो यदि हम इस तरीके से हम कोई चतुर्भुज बना दें, इसमें देखो नाम रखो इनके, ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। चतुर्भुज का मतलब ये होता है जिसकी 4 भुजाएं होती हैं। देखो 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 भुजाएं हैं इसकी। ठीक है, यदि हम इसे करें 4 भुजाएं, देखो ए बी, बी सी, सी डी और डी ए, ये 4 भुजाएं हो गई। इसका मतलब ये चतुर्भुज है। लेकिन कह रहा है उत्तल ना हो। यदि इसका देखो ये कोण जो है 90 से कम है, ये 180 से कम है, ये भी 180 से कम है, लेकिन ये कोण जो है हमारा 180 से ऊपर है। क्या है, 180 से ऊपर है, इसलिए ये उत्तल नहीं है बल्कि क्या है, अवतल है। क्या है, अवतल। इसे हम अवतल चतुर्भुज कहते हैं। ठीक है, ये हमारा अवतल चतुर्भुज है। और इसमें सवाल में पूछा क्या है, एक चतुर्भुज बनाइए जो उत्तल ना हो। उत्तल ना हो तो मतलब अवतल होने का कहने का मतलब यही है। ठीक है, तो आपको ये समझ में आया होगा कि उत्तल ना होके कौन सा है, ये अवतल चतुर्भुज है। क्या है, अवतल चतुर्भुज, जो कि सवाल में पूछा गया है।
देखो अगला सवाल है हमारा, नेक्स्ट सवाल प्रश्न नंबर 3 है। ये कह रहा है निम्नलिखित प्रत्येक में कितने उत्तर होंगे। निम्नलिखित प्रत्येक में कितने, लिखा हुआ है हमारा सवाल, प्रत्येक विकर्ण होंगे, उत्तर नहीं है ये, क्या है, विकर्ण लिख रहा है। क्या लिखा, विकर्ण। ठीक है, सवाल है हमारा निम्नलिखित प्रत्येक में कितने विकर्ण होंगे। निम्नलिखित प्रत्येक में कितने विकर्ण होंगे। अब कह रहा उत्तल चतुर्भुज, क्या है, उत्तल चतुर्भुज। अभी हमने आकृति देखी अवतल चतुर्भुज की, ये अवतल है जिसमें 180 का 80 से अधिक कोई कोण है तो उसे हम अवतल चतुर्भुज कहते हैं। और उत्तल चतुर्भुज जो है जिसमें प्रत्येक कोण 180 से कम का होना चाहिए, उसे हम क्या कहेंगे, अवतल चतुर्भुज कहेंगे। देखो ये है, मान लो ये एक चतुर्भुज है, ठीक है, क्या है ये, एक चतुर्भुज है। थोड़ा ठीक से बनाते हैं। ये हमारा जो है एक चतुर्भुज बन गया, ठीक है, ये बना हमारा चतुर्भुज। और ये कैसा चतुर्भुज है, ये देखो चतुर्भुज है हमारा ये उत्तल। उत्तल क्यों है, क्योंकि इसमें क्या है, ये प्रत्येक कोण जो है हमारा वो 180 से कम है। इसका नाम रखा हमने ए और बी, ये सी और ये डी, ठीक है। ये ए बी सी डी 4 भुजाएं हैं इसकी, 1 2 3 4, ठीक है। जब 4 भुजाएं हैं तो ये चतुर्भुज हो गया। और कैसा है, ये उत्तल चतुर्भुज है। जब उत्तल चतुर्भुज है, हमें निकालना क्या है, इसमें कितने विकर्ण होंगे। देखो विकर्ण की अगर बात कर दे तो ये विकर्ण होता है अभी, ठीक है, ये जो होता है विकर्ण होता है, इसे हम विकर्ण कहेंगे। एक विकर्ण ये आया, ठीक है, एक विकर्ण हमारा ये आ गया। तो इसमें देखो विकर्णों की संख्या, एक तो हमारा विकर्ण क्या हो गया, AC, एक तो हमारा AC विकर्ण हो गया AC, और एक विकर्ण क्या हो गया, DV या फिर BD, ये हमारे विकर्ण हो गए। तो इस प्रकार उत्तल चतुर्भुज में विकर्णों की संख्या जो होगी वो कितनी होगी, 2 होगी। कितनी होगी, 2, ठीक है। उत्तल चतुर्भुज में जो विकर्ण होंगे हमारे वो कितने होंगे, 2 होंगे भाई, ठीक है। देखो कैसे, विकर्ण बराबर जो आ गए हमारे वो AC और BD, यानी बराबर 2, कितने विकर्ण होंगे, 2 विकर्ण होंगे। इसी प्रकार ये कह रहा है आयत, आयत में कितने विकर्ण होंगे भाई। आयत भी एक तरह का उत्तल चतुर्भुज ही होता है। देखो आयत में, देखो ये हमने कोई आयत बनाया। आयत का मतलब होता है जिसकी आमने सामने की भुजाएं समांतर होती हैं। कैसी होती हैं, समांतर होती हैं, ठीक है। देखो ये, यानी ये A, ये B और ये C और ये D, ठीक है। ये भुजाएं समान है, ये भुजा समान है, इसे क्या कहेंगे हम, आयत कहेंगे, ठीक है। और आयत में विकर्णों की संख्या पूछ रहा है। तो देखो एक विकर्ण तो आपने ये बनाया, ये हुआ, देखो ये हमारा एक विकर्ण बन गया और एक विकर्ण बना ये वाला, ठीक है। इस प्रकार इसमें आयत में 2 विकर्ण हो जाते हैं। एक तो क्या हो जाता है AC और एक क्या हो जाता है BD। तो इस प्रकार कितने विकर्ण होंगे, टोटल 2 विकर्ण होंगे। आयत में भी हमारे कितने, 2 विकर्ण होंगे। देखो अगला है, कह रहा है एक त्रिभुज है, एक त्रिभुज। त्रिभुज जो होगा, मान लीजिए हमने ये त्रिभुज बनाया, 3 भुजाओं से मिलकर एक त्रिभुज बनेगा, ठीक है। त्रिभुज ये A, ये B और ये C, ये 3 भुजाएं हैं इसकी। कितनी है, 3 भुजाएं। अब बात कर रहा है इसमें त्रिभुज में विकर्ण कितने होंगे भाई। तो ये 3 भुजाओं से बना हुआ है, लेकिन इसमें कहीं भी कोई विकर्ण नहीं खींचा जा सकता। क्यों, यदि हम इसे खींचें, ये यदि बना दें तो ये क्या होगी, ये इसकी मध्यिका होगी, ना कि ये विकर्ण होगा, ठीक है। तो इसलिए
त्रिभुज में कोई भी विकर्ण नहीं खींचा जा सकता, इसलिए इसमें त्रिभुज में विकर्णों की संख्या जो होगी, विकर्ण जो होंगे वो क्या होंगे, 0 होंगे। क्या होंगे भाई, 0। ठीक है, इस प्रकार त्रिभुज में जो विकर्ण होंगे वो क्या होंगे, 0 होंगे। देखो इसे एक बार और देखें, छात्र यहाँ गलती कर देते हैं, वो कह रहा है एक चतुर्भुज बनाइए जो उत्तल ना हो, तो ना हो गए एकदम से उत्तल पढ़ लेते हैं तो उत्तल ही बनाते हैं, जिससे हमारा आंसर क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। इसलिए इसे थोड़ा ध्यान से पढ़ें और याद रखें, यदि एक कोण 180 से ऊपर है तो वो अवतल चतुर्भुज होगा, और सभी कोण अगर 180 से नीचे हैं तो वो उत्तल होंगे। इसी प्रकार ये कह रहा है निम्नलिखित प्रत्येक में कितने विकर्ण होते हैं भाई, एक उत्तल चतुर्भुज और एक, देखो ये है उत्तल चतुर्भुज। उत्तल चतुर्भुज का मतलब ये होता है जिसके चारों कोण जो होते हैं वो 180 से नीचे होंगे। देखो तो यहाँ पे क्या हुआ, ये AC और DB क्या हो गए, 2 विकर्ण हो गए। हाँ देखते हैं अगला सवाल। यह है प्रश्न संख्या 5, निम्न आकृति में x का मान ज्ञात कीजिए। देखो भाई पहले सवाल को देखें, क्या है ये, कह रहा है प्रश्न संख्या 5 में कि निम्न आकृति में x का मान ज्ञात कीजिए। देखो क्या है, समझें, एक इसमें एक नियम है कि जो चतुर्भुज जो होता है उसके चतुर्भुज के अंतः चारों कोणों का योगफल, अंतः का मतलब होता है अंदर के, क्या, अंदर के, ये वाला कोण जो है इसका अंतः कोण है, क्या है, अंतः कोण है। इसलिए जो है क्या है, एक नियम है कि किसी भी चतुर्भुज के अंतः चारों कोणों का योगफल जो होता है वो कितना होता है, 360 होता है। कितना होता है, 360 होता है। देखो ये एक निश्चित मान होता है कि किसी भी चतुर्भुज के अंतः कोणों का योगफल कितना होता है, 360 होता है। देखो इस प्रकार ये देखते हैं भाई, ये A मान लिया हमने, ये B और ये C और ये D। हमें क्या, कोण B का मान हमें निकालना है। देखो इसमें हम लिखेंगे, हम जानते हैं कि ठीक है, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 होता है। कितना, 360 होता है। ठीक है, देखो इसी प्रकार यदि हम देखें, कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C और प्लस कोण D बराबर 360 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 360। कोण A का मान हमारे पास कितना है, 50 प्लस कोण B का मान हमारे पास x प्लस कोण C का मान 120 और प्लस कोण D का मान 130 और बराबर कितना आ जाएगा हमारा, 360। ठीक है, तो इन्हें हम जोड़ लें। देखो 120 और 130 कितने हो गए, 250। देखो 0 0 5 250 और 50 कितने हो गए, 300। यानी हमारा जो आ जाएगा x प्लस 300 बराबर 360। ठीक है, और x बराबर आ जाएगा हमारा 360 माइनस 300। ठीक, और यदि हम x का मान यहाँ से निकालना चाहें तो x बराबर जो आ जाएगा हमारा 60 अंश। कितना आया, 60 अंश। इस प्रकार ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। देखो इसी तरह से अगर इसे देखें तो ये थोड़ा ध्यान से देखें, देखो A B C D और E, यानी 5 भुजाएं हैं इसमें, 1 2 3 4 5। ठीक है, जब 5 भुजाएं हैं तो ये पंचभुज है। क्या है, पंचभुज। तो इसमें क्या है, हमें पता है कि जो भुजाएं हैं हमारी, इसमें जो है हमारा
देखो ये एक सरल रेखा है, कितनी है, सरल रेखा, और सरल रेखा पे हमें पता है कोण कितना होता है, 180 बना होता है, यानी ये जो पूरा कोण है हमारा वो 180 होना चाहिए। तो ये जब 70 है, ये 180 है, तो 70 में से 180 घटाएंगे कितना बचेगा, 110 बचेगा। ठीक है, 180 में जब 70 घटाएंगे 110, ये हमारा 120 बचेगा। अब बात यहाँ पे ये आती है कि अभी तो हमने चतुर्भुज का सीखा था कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल 360 होता है। अब ये इसमें क्या है, पंचभुज है, 1 2 3 4 5, 5 भुजाएं हैं। तो इसमें क्या है, एक नियम है कि पंचभुज के पांचों कोणों का योगफल जो होता है वो कितना होता है, 540 होता है। ये निश्चित मान है कि 540 होता है। इसलिए देखो इसमें क्या होगा, कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी प्लस कोण डी और प्लस कोण ई बराबर जो होगा वो होगा 540। कितना होगा, 540। कोण ए का मान कितना अपने पास, 30, प्लस कोण बी का मान x प्लस कोण सी का मान 120 आ गया, और प्लस कोण डी का मान 110, और प्लस कोण ई का मान हमारा कितना है, x। ठीक है, x दे रखा है, बराबर हमारा आ जाएगा 540। ठीक, देखो इन्हें अगर हम जोड़ दें तो ये कितना हो गया, 230, 0 0 0 0 आ गया, 1 3 3 6 आ गया, और 1 1 2 260, और प्लस x और x कितना आ गया हमारा, 2x, बराबर आ गया हमारा 540। जब 540 आ गया, ये आ जाएगा हमारा, देखो 2x बराबर 540 और माइनस के 260। 540 में से 260 घटाया हमारा तो 0 0 ये आ गया, ये 4 इधर से दाहिली देखो 14, 14 में 6 गए तो कितना बचा 8, और ये कितना हो जाएगा 280। तो x बराबर जो आ जाएगा हमारा, x बराबर आ जाएगा 280 बटे में 2, और कितना हो जाएगा ये 14, 14 दूनी 28, कितना आ गया हमारा 140। यानी x का मान जो आया हमारा वो 140 अंश हमारा आ जाता है। ठीक है, देखो इसमें एक बार और देख लें। देखो 540 में से जाए यदि हम 260 घटाते हैं तो 280 बचेगा, और 280 को जब 2 से भाग दी कितना आ गया हमारा 140 आंसर आ जाता है। इस प्रकार हम इसे इजीली यानी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। देखो अगला, देखो ये भी एक चतुर्भुज है। अभी हमने पहले सवाल में ही देखा था कि हम जानते हैं कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल कितना होता है, 360 होता है। ठीक है, इसी प्रकार इसमें भी देखते हैं। ये कोण हमने ए मान लिया, ये बी और ये सी और ये डी। देखो हमें पता है कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल 360 होता है। देखो कोण ए बराबर ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी और प्लस कोण डी बराबर जो आ जाएगा हमारा वो कितना आ जाएगा 360। ठीक है, प्रत्येक कोण समान है इसमें, ये भी x ये भी x x x x। ठीक है, जब प्रत्येक कोण समान है तो x प्लस x प्लस x प्लस x इजिकल टू 360। तो ये कितना हो गया x x x x कितना हो गया 4x, और 4x बराबर आ जाएगा हमारा 360, और x बराबर आ जाएगा हमारा 360 बटे में 4, और 4 से कट रहा है 4 नेम 36 यानी 9 चौक 36 यानी 90 बार। तो x बराबर जो आ जाएगा हमारा 90 अंश आंसर आ जाएगा। इस प्रकार हम इन्हें सॉल्व कर सकते हैं और इन्हें हम इनका मान निकाल सकते हैं। देखते हैं अगला सवाल, प्रश्न नंबर 6। ये कह रहा है x प्लस वाई प्लस जेड का मान ज्ञात कीजिए। हमें ये एक आकृति दे रखी है। तो देखो एक यहाँ पे एक नियम है कि एक बहुभुज के जो बाह्य कोण होते हैं उन कोणों का योगफल जो होता है हमेशा कितना होता है 360 होता है। तो इसमें क्या है, देखो लिख लेना है ये। हम जानते हैं कि क्या जानते हैं ये देखो भाई। ठीक है,
एक बहुभुज के बाह्य कोणों का योग, कोणों का योग 360 होता है, 360 होता है। ये बात हमें याद रखनी है, ठीक है। इससे ही हमारा सवाल ये आसानी से सॉल्व हो जाएगा। देखो एक बात हो, बहुभुज का मतलब होता है जिसमें एक से अधिक यानी दो नहीं हो सकती। देखो मान लीजिए ये कोई है, ये बहुभुज नहीं हो सकता, ठीक है। लेकिन अगर ये बना दिया तो 1 2 3 भुजाएं हो गई, ये बहुभुज हो सकता है अभी। यानी 3 4 5 जितनी भी भुजाएं हों उन्हें हम क्या कहेंगे, बहुभुज कहेंगे। तो देखो ये बहुभुज बना हुआ है, देखो A B और C, यानी 3 भुजाएं हैं इसमें, और इसके बाह्य कोण जो है वो x + y + z हैं। तो हमें ये निकालना है कि इनका योगफल कितना होता है। तो अब हमें बिल्कुल आंसर आसानी से मिल जाएगा। देखो ये कह रहे हैं, हम जानते हैं कि एक बहुभुज के बाह्य कोणों का योगफल 360 होता है। तो देखो यानी x + y + z, ठीक है, बराबर जो होगा कितना होगा, 360 अंश। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इस प्रकार आपको ये आसानी से समझ में आ गया होगा। जो इसी प्रकार है हमारा 7वां सवाल, ये कह रहा है x + y + z + w का मान ज्ञात कीजिए। देखो बहुभुज की बात कर रहे हैं, क्योंकि इसमें 3 भुजाएं, तो ये बहुभुज है। अब इसमें 4 भुजाएं, देखो 1 2 3 4, ठीक है, ये भी बहुभुज है। अब इसमें दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि एक बहुभुज के बाह्य कोणों का योग कितना होता है, 360 होता है। बाह्य का मतलब हो गया जो बाहर के कोण हैं इसके, ये वाले। अंतः कोण का मतलब ये जो अंदर के कोण हैं, ठीक है। अब जब बाह्य कोण हमें पता है, बाह्य कोणों का योगफल कितना होता है, 360 होता है। तो इसलिए ये देखो हमारा आ जाएगा x + y + z + w बराबर कितना आ गया हमारा, 360, ठीक है। इस प्रकार ये बहुत ही आसानी से हम इसे सॉल्व यानी हल कर सकते हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि आपको वीडियो में कोई कमी आए या अच्छी लगे तो आप लाइक और शेयर करके ज़रूर बताएं। और अगली वीडियो तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।